केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को 1,500 करोड़ रुपए के निवेश और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने की मिली मंजूरी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पंचकूला में संभाला कार्यभार। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जनवरी तक बढ़ाया। जिम और स्पा को मिली 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। और गुरुग्राम में शहीद सचिन डागर को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2025 तक होगा, ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा। इरेडा की नेट वर्थ है 3,000 करोड़। वो 600 करोड़ तक का ही इसमें ऋण देने की सीमा सिंगल बोरोर के लिए उसकी है। जब इसको बढ़ाकर इसमें आज निर्णय लिया गया कि 1,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा, और इससे लाभ ये मिलेगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरेडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। पंचकूला में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कार्यभार संभाला। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने रेणु भाटिया को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भी महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चेयरमैन नियुक्त की है और वाइस चेयरमैन बहन प्रीति भारद्वाज जी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारी बहनें पार्टी की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये बड़ी मेहनत और निष्ठा के साथ महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम करने का काम करेंगे। नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि वो अपनी जिम्मेवारी पर मजबूती से आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ मिलकर महिलाओं के प्रति आपराधिक मामलों को तय समय में निपटाने का प्रयास करेंगे। चेयरपर्सन ने कहा कि महिलाओं को साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं को गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्द न्याय दिलवाया जाएगा। मैं प्रयास करूंगी कि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है या महिलाओं को फेस करनी पड़ती है उसका हल ढूंढें। और मैं आप सभी मीडिया वालों से भी निवेदन करती हूं और आपका सहयोग मांगती हूं इसके लिए कि महिलाओं को जागरूक करने में आप लोग हमारा भी सहयोग करें, ताकि यदि कोई महिलाएं किसी भी ऐसी क्षेत्र में है, जैसे ग्रामीण किसी क्षेत्र में जहाँ तक हम कई बार नहीं भी पहुँच पाते, लेकिन आप लोगों के सभी के चैनल्स वहाँ पहुँचते हैं, आपकी अखबार पहुँचती है, तो हम जो भी प्रयास करना चाहते हैं वो महिलाओं को उस माध्यम से भी पहुँचाएँ। ऐसे केसेस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग भी रह जाते हैं या जो लंबा चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने बीच में भी फिक्स किया था कि एक टाइम बाउंड हम करेंगे किसी भी केस को।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 जनवरी प्रातः 5 बजे तक बढ़ाई गई है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब जिम और स्पा को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया गया है। बाकी के आदेश ज्यों के त्यों लागू रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए सैनिक सचिन डागर का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव अलीपुर लाया गया, जहां से शहीद को पंचतत्व में विलीन करने के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ सैनिक टुकड़ी ने उन्हें सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर शहीद हुए सैनिक को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मां भारती की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए प्रदेश के गुरुग्राम जिले के लाल भारतीय सेना के जवान सचिन डागर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को संबल दें। शहीद की अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि सचिन डागर साल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। शहीद सचिन डागर के बड़े भाई नितिन डागर भी सेना में ही कार्यरत हैं। जो देश के काम आया, हम बड़े गर्व है। 2015 में की थी ज्वाइन उन्होंने। मेरे 2 लड़के हैं फौज में हैं। ये गया 7 तारीख गया था, यहाँ से छुट्टी काट के गया था, शादी में आया हुआ था। छोटी लड़की से छोटी जी शादी थी लड़की की, तब आया हुआ है छुट्टी। नेचर ऐसा था, जो हंसमुख नेचर, सबसे हंसना बोलना मजाक में, मतलब बच्चे जैसे दिमाग था। और क्या नाम है, जैसे भी बोलते थे उससे, तो मतलब कि ऐसा नहीं था कि बड़े से बोल रहा है कि छोटे से बोल रहा है। इतने प्यार से बोलना, बहुत तरीके से, हर तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि 30 जनवरी का मन की बात इस साल का पहला कार्यक्रम होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों के पास कई विषय हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने संस्करण @MyGovIndia और नमो ऐप के जरिए साझा करने का अनुरोध किया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव और राहत उपायों में सबसे आगे है। एनडीआरएफ का साहस और व्यावसायिकता बेहद प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के अलावा आपदा प्रबंधन दल आपदाओं के बाद की स्थिति को कम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के बारे में भी सोचना होगा और इस विषय में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 158 करोड़ 88 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि युवा भारत राह दिखा रहा है। ये उत्साहवर्धक खबर है, आइए इस गति को बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण और कोविड-19 संबंधी मानकों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करेंगे। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,82,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी दर 93.88% है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 82 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,97,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 57,277 मामले सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में इंफोसिस द्वारा पंचकुला के नागरिक अस्पताल को भेंट की गई कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स जैसे दूर दराज के क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसके अलावा शहर की स्लम बस्तियों में कोरोना रोधी टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत इस वैन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचकुला जिला प्रदेश का ऐसा तीसरा जिला है जहां पर लगभग 100% आबादी को टीके की पहली और दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण करवाने को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैथल जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि जिले में 66% पात्र किशोरों का टीकाकरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 40,000 से अधिक किशोरों ने कोरोना रोधी टीके की खुराक ले ली है। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं और सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। एजुकेशन ऑफिसर्स एवं जिला प्रशासन द्वारा हमारे को सहयोग दिया जा रहा है ताकि जो स्कूली बच्चे हैं वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें। सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को सूचना दी जा चुकी है। सरकारी संस्थाओं में ज़्यादातर बच्चे वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। जो बचे हुए प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण करवाने वालों ने बताया कि सभी के सहयोग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ हमारा भी फर्ज है कि हम खुद कोविड टीका लगवाकर दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेके। और ये जो फ्री वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी ने चलाई है मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और अपने जैसे और दोस्तों को भी कहूँगा कि वैक्सीन लगवाएं। आज मैं वैक्सीनेशन लगवाई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और कोई भी पेन नहीं होती। जो डर फैलाया हुआ है भाई पेन होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और मैं मेरे जैसे दोस्त को बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगा कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो फ्री वैक्सीन की सर्विसेज दी हैं उसे हर एक युवा को लगवाना चाहिए, क्योंकि आज का युवा यदि सुरक्षित होगा तभी कल का देश सुरक्षित होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा योजना से संबंधित अधिकारियों की बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लैंडमार्क साबित होगी। इससे जहां लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र की पद्मा योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूल पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक खंड में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा खंड स्तर पर कुछ उत्पाद तय किए गए हैं जिनको निर्यात करवाने में भी सरकार मदद करेगी। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी को भिवानी जिले के डाडम में पहाड़ खिसकने की घटना की जांच हेतु भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। एसएस प्रसाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, भिवानी के उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्टेट जियोलॉजिस्ट, डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी और जिला माइनिंग अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे। गौरतलब है कि 1 जनवरी को भिवानी के डाडम में पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे। इस घटना की जांच हेतु भिवानी के उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच करने के आदेश दिए थे। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को 1,500 करोड़ रुपए के निवेश और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने की मिली मंजूरी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पंचकूला में संभाला कार्यभार। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 28 जनवरी तक बढ़ाया। जिम और स्पा को मिली 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। और गुरुग्राम में शहीद सचिन डागर को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।